अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया कि आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि अमरीकी सदारती इंतखाब गुजरे 2 दिन हो चुके, लेकिन पाकिस्तानी कौम इसे भूलने को क्यों तैयार नहीं, कितने लोगों के दिल टूटे और कितने लोगों की उम्मीदें बंधी इससे। और फिर बात करेंगे कि हमारे मीडिया के लोग, स्पेशली सोहेल वड़ाइच साहब, शाहीन साहबाई साहब, नुसरत जावेद साहब, और ये सारे सदारती इंतखाब वाले मामले में क्यों इतने उलझे हुए हैं और क्यों इतनी ले दे हो रही है। और फिर ये भी बात करेंगे कि हमारी हुकूमतों को क्या परेशानी है। अपोजिशन वाले अपने तौर पर अमेरिका में रब्ताकारी में मसरूफ़ हैं और पीटीआई वालों के किस किस बंदे के डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान के साथ या उनकी पार्टी के लोगों के साथ रबते हैं और वहाँ उन्हें क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं। और फिर ये कि हुकूमत वाले, मियाँ मरियम नवाज़ हों, नवाज़ शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, उन्हें क्या परेशानी लाक है और इनके सरप्रस्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को सऊदी अरब भागे भागे क्यों जाना पड़ा। और फिर ये भी कि क्या अपोजिशन के बड़े लीडर मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ या उनके हक़ में कुछ बातें हो रही हैं, वो क्या बातें हो रही हैं। और पीटीआई वालों को 1 महीना 4 दिन गुजरने के बाद ये ख्याल आया कि आईजी इस्लामाबाद वाले ने चीफ मिनिस्टर केपीके के ख़िलाफ़ कोई तौहीन कर दी है, गुस्ताखी कर दी है या उसके ख़िलाफ़ कोई गलत एक्शन ले लिया है। इन्हें इतना लेट क्यों ख्याल आया उसके ख़िलाफ़ एफआईआर करने का। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और आपस में एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल जारी रखें। नाज़रीन, अमेरिका का इंतखाब हुआ, कमला हैरिस हार गई, लेकिन उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच तो आपने सुनी डोनाल्ड ट्रंप की। उसी रात कमला हैरिस ने थोड़ा सा टाइम लिया और अगले दिन उन्होंने खिताब करते हुए अपने लोगों से कहा कि हार जाओ तो शिकस्त तस्लीम कर लो, यही जमहूरियत का उसूल है। बहुत खूबसूरत उसूल है, लेकिन ये जमहूरियत पसंद मुल्कों में, जहाँ लोग भी फैसले को इसी तरह तस्लीम करते हैं और लीडरान भी, पाकिस्तान में आपने देखा होगा हमारे माजी करीब में तो हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि खुले दिल से किसी हारने वाले ने शिकस्त तस्लीम कर ली हो। हम एग्जाम्पल देते हैं अमेरिका की, बरतानिया की और बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक की, लेकिन उनसे सीखते कुछ नहीं। अगर हम सीखना चाहें तो यहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, आप हार जाते हैं इलेक्शन, उसके बाद फिर आपका आरटीएस बैठ जाता है, आपके रात को इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बैठ जाता है, उसका नाम बदलते रहते हैं हर दफ़ा। लेकिन होता यही है कि रात को जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के नताइज नहीं आते तो फिर नताइज एकदम टेलीविज़न पर पूरी कौम देख रही होती है और अचानक रुक जाते हैं रिज़ल्ट आना। और फिर कई घंटों के रुकावट के बाद दोबारा जब रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो हारने वाला जीत रहा होता है और जीतने वाला हार रहा होता है। इसी वजह से हमारे यहाँ आज तक हुकूमतों को उस तरह खुले दिल से तस्लीम ही नहीं किया जाता, क्योंकि हमने इलेक्शन के रिजल्ट ही फोर्ज किए हुए होते हैं उनको। उसके अंदर हमारी 2 नंबर होती है, धांधली होती है। और हमारी कौम को पूरी को फार्म 45 के बाद जो धांधली फार्म 47 में हुई, वो पूरी कौम को इस वक्त असबर हो चुकी है। ये वजह है कि ये कौमें तरक्की याफ्ता कहलाने की हकदार हैं कि एक दिन उन्होंने, हत्ता कि जिस दिन का इलेक्शन हो रहे थे, पोलिंग हो रही थी, उस वक्त भी यहाँ दफातर में और स्कूलों में छुट्टियाँ नहीं थी। लोग मामूल की अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, दरमियान में से वक्त निकाल के, बल्कि तकरीबन 8.5 करोड़ अमेरिकन ने तो एडवांस पोलिंग में ही आते जाते टाइम निकाल के अपनी मामूल की ज़िंदगी में से, मसरूफियात में से वोट कास्ट कर दिया था। बाकी जो 8-10 करोड़ रह गए थे, उन्होंने उस दिन जाके टाइम निकाल के अपना वोट कास्ट कर लिया। और फिर यहाँ बाकायदा आपको अपने ऑफिस से 1 घंटा आप इस बुनियाद पे छुट्टी ले सकते हैं, शॉर्ट नोटिस दे के अपने बॉस को, अपने मैनेजर को, कि मैं अपना वोट कास्ट करने जा रहा हूँ। 1 घंटे की आपको छुट्टी मिलती है वोट कास्ट करने के लिए, अगर आपने पहले नहीं किया हुआ। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होता। शाम को लोग रिजल्ट देख लेते हैं, जो फैसला आया, हारने वाले ने हार तस्लीम कर ली, जीतने वाले ने जीत की मुबारकबादें वसूल कर ली और फिर वो आगे टाइम दिया जाता है उन्हें। अब 20 जनवरी को ओथ टेकिंग होगी डोनाल्ड ट्रंप की। इस दौरान वो मिलेंगे, जो आउट गोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके लोग उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे, हर डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे, एक्सपर्ट्स जो हैं, और वहाँ उनसे बाकायदा ब्रीफिंग ली जाएगी और फिर वो अपना प्लान चाक आउट करेंगे, कैबिनेट बनाएंगे और फिर इस तरह हुकूमत इंतकाल इक़्तिदार हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ परेशानी ही नहीं ख़त्म होती। आप देखें 2024 के 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, आज तक उसकी धांधली का रोना हम रो रहे हैं। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जहाँ 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फैसले करने होते थे, वो 90 दिन से एक्सटेंड करके 180 दिन तक लेके गए। अब 180 दिन भी गुजर चुके, अभी तक वहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उन फाइलों को, उन एप्लीकेशंस को, उन शिकायत को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर कंप्लेंट है, आप जाएँ, आपको यहाँ के जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है अमेरिका का, वो विद इन डेज़ आपकी शिकायत सुन लेगा। और बज़ाहिर कोई ऐसी बड़ी शिकायत आई भी नहीं कहीं से। इसलिए अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ से सीखें, लेकिन हमने नहीं सीखना। इलेक्शन अमेरिका में हुए हैं, अफरा तफरी पाकिस्तान में मची हुई है, हमारी हुकूमत भाग दौड़ में लगी हुई है। मरियम नवाज़ साहिबा अपना इलाज कराने का बता के जनेवा गई हैं। उनके वालिद साहब लंदन में बैठे हुए थे, वैसे तो वो बीमार हैं और उनके पता नहीं दिल के कितने खाने बांधे हैं और कितनी शरियाने बांधे हैं, लेकिन वो जनेवा पहुँचे हैं। पता नहीं अपनी बेटी की कोई सर्जरी इतनी सीरियस थी या उनके गले की इन्फेक्शन का मामला था, किसी डॉक्टर को चेकअप कराना था। वो छोटी बच्ची हैं और उनके साथ वो वालिद साहब जा रहे हैं,
लेकिन इतलात ये हैं कि वहाँ शायद उनकी कोई ऐसी खुफिया मीटिंग होनी है। ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में, मेरे ख्याल में इस बात में इतनी हकीकत नहीं है। अगर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से उन्होंने बात करनी है तो वो या अमेरिका में होती है या बरतानिया में होती है। स्विट्ज़रलैंड में अलबत्ता ट्रीटमेंट वाला तो ये नया मरियम नवाज़ ने निकाला है कि वहाँ कोई इतने काबिल और इतने टॉप वर्ल्ड के टॉप क्लास डॉक्टर्स हैं जिनसे जाके अब वो सर्जरी कराती हैं, प्लास्टिक सर्जरी है या बाकी मसाइल हैं या गले की इन्फेक्शन का मामला है। अदरवाइज़ डॉक्टर्स तो अमेरिका के अच्छे माने जाते हैं या इंग्लैंड के, लेकिन चलें मान लेते हैं कि इन्होंने पहले ट्रीटमेंट वहाँ से कराया था तो आप दोबारा रिविजिट भी वहाँ ही करना चाहती हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वो इस दुनिया में अब नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक टेलीफोन कॉल की थी अपने बेटे को, वो बिलावल भुट्टो को, और बिलावल को उस टेलीफोन कॉल में वो बता रही थी, जो लीक हुई मुबैना तौर पर कि उनकी कॉल है कि मेरे फ़लाँ फ़लाँ अकाउंट में स्विट्ज़रलैंड में इतने पैसे पड़े हुए हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो शायद नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते हैं कि मेरा भी कल तक कोई ऐसी सूरत ना हो कि मैं शायद निकल ना सकूँ बाहर। अब बड़ी मुश्किल से अभी भी उन्हें इजाज़त मिली है, वो बाहर निकले हैं चंद दिनों के लिए। तो ऐसी कोई सूरत ना हो जाए कि मैं शायद बता ही ना सकूँ कि स्विट्ज़रलैंड में कौन कौन से बैंक में किस किस जगह कहाँ कहाँ मैंने ट्रस्ट अकाउंट खोले हुए हैं, कहाँ कहाँ मैंने दूसरी कंपनीज़ ऑफशोर कंपनीज़ बनाई हुई हैं, कहाँ पैसे पड़े हुए हैं, कहाँ लॉकर्स हैं। वो शायद वो खुद अपनी निगरानी में हैंड ओवर करने जा रही हैं अपनी सियानी बेटी को, क्योंकि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ से तो उन्हें इतनी तवक्कुआत नहीं है। ये अलबत्ता चूँकि पूरा कंट्रोल मरीम नवाज़ का है, बड़ी भी हैं, कंट्रोल भी है और आगे उनकी सियासी विरासत भी उनके हाथ में है। तो शायद वो बड़ी बहन जो इससे पहले बेनिफिशरी भी रही थी जब वो नेस्कॉल और दूसरी कंपनीज इनकी निकली थी या एवन फील्ड के हवाले से, तो उस वक्त भी उसकी ट्रस्ट की ज़िम्मेदार या कस्टोडियन आप कहें, यही थी मरियम नवाज़। अब भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में अगर कोई दौलत है तो मे बी वो हैंडिंग टेकन करने जा रहे हों मियाँ साहब। लेकिन हाँ, अपोजिशन वाले कुछ ये भी अफवाहें फैला रहे हैं कि शायद वहाँ मोहसिन नकवी साहब भी पहुँच रहे हैं और शायद इनकी कोई मीटिंग हो रही है। अगर मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पहुँचना है तो मोहसिन नकवी साहब तो पिंडी वालों के नुमाइंदे हैं, और पिंडी वालों से अगर भाग के उन्होंने वहाँ कोई मीटिंग करनी है कि वहाँ वो बगिंग होती है और वो सुनते हैं, तो फिर मोहसिन नकवी के वहाँ जाने की क्या तुक बनती है। और अगर मोहसिन नकवी वहाँ जा रहे हैं तो फिर ये तीनों तो इस्लामाबाद में भी बैठ के मीटिंग कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में ये अफवाहें ज़्यादा हैं, बाकी जो सूरत हाल है वो शायद वही हो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपने बेटे बिलावल को फ़ोन था, एसेट्स के हवाले से या स्विस बैंकों के अकाउंट्स के हवाले से। चीज़ें सामने आ जाएंगी लेकिन फौरी तौर पर शायद ना आए। एनी हाउ, शहबाज शरीफ साहब की परेशानी क्या है, उनकी बुखलाहट क्या है, क्योंकि वो अमेरिका को तो राज़ी करने का ज़िम्मा मियाँ साहब ने लिया था। अमेरिका गए, वहाँ वो उन्होंने कोशिश की रिपब्लिकन से मिलने की भी, लेकिन ज़्यादा कोशिश उनकी डेमोक्रेट्स की तरफ थी। वो समझते थे कि शायद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू करेगी तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। मियाँ साहब अमेरिका जब गए तो उनकी, क्योंकि वो गलत टाइम पे गए, इलेक्शन तकरीबन सर पे था, ऐसे मौके पे आपको किससे मिलना था। लेकिन फिर भी जो भी मियाँ साहब की मुलाकातें हुई, एक तो वो खुशाइन नहीं थी, दूसरी मियाँ साहब और हमारी मैंडेट चोर हुकूमत के तवक्को के बरक्स डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, इसलिए अब इन्हें परेशानी है। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब ने इस्लामाबाद में जो वारदात की कि उन्होंने चाइना को नाराज़ कर दिया। अब शहबाज शरीफ साहब भागे भागे पाकिस्तान में जो चाइना की सफ़ीर है उनके पास गए। होता तो ये है कि जब दो कंट्रीज़ के दरमियान कोई मामला होता है तो यूजुअली उस मुल्क के सफ़ीर को तलब किया जाता है वजारत ख़ारजा में और डिमाश किया जाता है या जो भी मसाइल होते हैं। लेकिन यहाँ रिवर्सल है, हमारी हुकूमत, क्योंकि हर वक्त हमने कशकोल हाथ में लिया हुआ होता है शहबाज शरीफ साहब ने, और चाइना से पैसे मांग रहे होते हैं हर वक्त। इसहाक डार साहब ने ऊपर से ऐसा बयान दे दिया। ऐसे मौके पे अब शहबाज शरीफ साहब को खुद चल के चाइना की एम्बेसी जाना पड़ा और चाइना के सफ़ीर के सामने जाके माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़ी और कहा कि वो इसहाक डार साहब ने जो किया था उस पर हम एक्सक्यूज़ करते हैं, हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, हम हर चीनी बाशिंदा जो पाकिस्तान में रहता है उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है और हम गारंटी करते हैं कि उनकी हिफाजत की जाएगी। ये एक बात होगी। अब आते हैं कि इनके सरप्रस्त क्या कर रहे हैं। इनके सरप्रस्त हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिन्होंने अपनी एक्सटेंशन तो ले ली 5 साल की। अब वो उन्हें ये परेशानी है कि अमेरिका में की तरफ से अगर प्रेशर आ गया कि इमरान खान को रिलीज़ करो तो उसका क्या होगा। इसलिए वो समझते हैं कि उनके मेंटोर सऊदीया वाले हैं, क्योंकि कुछ अर्सा कासिम मुनीर साहब अपनी इब्तदाई सर्विस के दौरान डिफेंस अताशी रहे हैं सऊदी अरब में। वहाँ जब रहे तो इन्होंने अरबी में थोड़ी बहुत कोई शुद्ध बोलचाल सीखी, अरबी ज़बान भी, और बाद अज़ां भी ये मुसलसल मिलते रहे हैं सऊदी फरमानवा को और सऊदी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को। तो इन्होंने फ़ौरी तौर पर वहाँ जाके उनके सामने अपनी मुश्किल बयान की कि उधर तो ट्रंप जीत गए हैं और अब हम पे प्रेशर आएगा इमरान खान को रिलीज़ करने का, और अगर ये बात ना मानी तो हमारा सारा कुछ सिस्टम सेटअप ख़राब हो सकता है, मान ली तो पता नहीं इमरान खान बाहर आके हमारे साथ क्या करेगा। तो वो भागे भागे वहाँ चले गए, वहाँ से मुशावरत करने गए हैं, डायरेक्शन लेने गए हैं या थपकी लेने गए हैं वहाँ। लेकिन गुज़श्ता रोज़ इन्होंने क्या किया, शायद वो एक हमारे यहाँ आर्मी का और स्पेशली जो बंदा चंद कुछ अर्सा अगर ISI में रह के आया हो तो वो फिर उस अपने आप को वो माचो टाइप समझता है, वो एक आम जर्नल नहीं समझता, क्योंकि वो ISI में उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ होता है
और वो उनकी सक्सेस स्टोरीज़ उनके दिमाग में होती हैं, तो वो समझते हैं कि हर मुश्किल आने वाली का हल है। अब उन्हें ये मुश्किल नज़र आई तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर इमरान खान की मुलाकातें बंद कर दी। हालांकि अगर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो मुतहदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह भी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, गिलगित बल्तिस्तान चतराल वहाँ उस साइड पर उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, सेनेटर हैं और सेनेट में वो अपनी पार्टी के पार्लिमानी लीडर भी हैं। इमरान खान के साथ उन्हें सियासी रग़बत भी है, ज़ाती तौर पर भी वो इमरान खान से इम्प्रेस हैं और समझते हैं कि इमरान खान हक़ पे है। ऐसी सूरत में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब अगर इमरान खान से अडयाला में मिलने गए थे तो उन्हें घंटों के हिसाब से बाहर गेट पे इंतज़ार करने के बाद वापस मुलाकात के बगैर क्यों भेज दिया गया? उनके साथ थे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, उन्हें भी वापस भेज दिया गया। अब अचानक ऐसे मौके पे मुलाकातें रोक देने से का सिर्फ ये इंप्रेशन देना कि हम किसी प्रेशर में नहीं हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नहीं, कोई और भी कुछ भी हो जाए, हम प्रेशर में नहीं आएंगे, शायद ये तअस्सुर देना चाहते थे। अदरवाइज़ वो मिल लेते तो क्या कर लेते। इससे पहले भी इमरान खान से जो लोग मिल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। बाद अज़ां जब इमरान खान से कुछ सहाफ़ी मिले और इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स बाहर आई हैं उसमें भी इमरान खान ने और इमरान खान की बहन अलीमा खान बाहर आई हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि हमारी कौम को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए। उन्होंने खैर सगाली का पैगाम भेजा, मुबारकबाद का पैगाम भेजा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने मामलात अपने तय तय करेंगे। इससे ज़्यादा वो गुफ्तगू नहीं की, उन्होंने एहतियात की। और इसी तरह एक इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अपनी पार्टी क़यादत की तरफ से भी आई हैं और जो लोग अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लोगों के साथ राब्ते में हैं उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को शटअप कॉल दी है कि आप डोनाल्ड ट्रंप की इमरान खान के हवाले से या पाकिस्तान के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकल के आप स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें। आप इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दें कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का नहीं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया है। इसलिए शटअप कॉल उन्हें भी दी गई है। अब उम्मीद है कि अगले 2-4 दिनों में वो थोड़े से कंट्रोल होंगे, लेकिन इस दौरान जुल्फ़ी बुखारी ने स्टेटमेंट एक जारी की है और उन्होंने कहा है कि मैं राब्ते में हूँ डोनाल्ड ट्रंप के अहले खाना से भी और डोनाल्ड ट्रंप के लोगों से भी, और आइंदा चंद दिनों में मैं उन्हें मिल के सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह करूँगा। इसके अलावा शहबाज गिल साहब ने एक खबर ब्रेक की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखने वाले 2 शायद 3 उन्होंने बताए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप से उनके घर पे मुलाकात की और उनके सामने सारा कुछ बताया जो कुछ इमरान खान के इक़्तिदार से जाने के बाद अब तक उनके साथ और उनकी पार्टी के साथ हो चुका है। इसलिए ही इज़ वेल अवेयर ऑफ़ द सिचुएशन। उन्हें पता है और उन्होंने कहा है कि मैं जो कुछ मेरे लिए हो सका है इमरान खान की रिहाई के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी हालात-ए-कार ठीक करने के लिए वो मैं करूँगा। अब आते हैं कि हमारा मीडिया क्या सोच रहा है और इस पे क्या तबसरे कर रहे हैं। शाहीन सवाई साहब से मैं कोशिश करूँगा कि आज रात उनसे बात भी हो जाए, लेकिन इससे पहले आप तक उनके ख़यालात स्पेशली इलेक्शन के हवाले से पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और जब भी वो मेरे प्रोग्राम में आते हैं आप शौक़ से सुनते हैं। इसलिए वो आज क्या सोच रहे हैं इस इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान में चूँकि एक्स की पाबंदी है, आप तक वो चीज़ें उस तरह नहीं पहुँचती, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। शाहीन सवाई साहब ने अपने ट्वीट का उन्वान रखा है ट्रंप की जीत और पाकिस्तान। वो कहते हैं सब सोच रहे हैं ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। अभी कोई इशारे नहीं मिले मगर 4 पॉइंट्स अहम हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद ट्रंप के पहले भी अहम एक्सपर्ट थे हमारे खित्ते के लिए और दोबारा भी होंगे। उनके ख़यालात सब जानते हैं और वो कई बार इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं और वो फ़ौज की मुदाखलत के सख्त खिलाफ हैं। उनकी ताज़ा तरीन ट्वीट देख लें, उनका असर बहुत अहम होगा। ट्विटर एक्स के मालिक इलॉन मस्क ज़रूर पाकिस्तान से ये सवाल करेंगे कि एक्स पाकिस्तान में क्यों बंद है। जवाब फ़ौज के पास कोई नहीं होगा। मस्क नए सदर की काबीना के अहम रुकन होंगे। नंबर 3, पाकिस्तानी, अमेरिका और अमेरिकन और ख़ासकर मुसलमान इस बार ट्रंप के साथ एक ब्लॉक होकर खड़े थे और उनके वोटों ही से ट्रंप कई जगह जीत गए। अब उनका ट्रंप की पॉलिसी पर खासा असर होगा। नंबर 4, पाकिस्तान फ़ौज और हुकूमत के एजेंट और लॉबी करने वाले नाकाम होंगे, क्योंकि ट्रंप और उनकी टीम सबको जानती है। इसलिए पाकिस्तानियों को उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छा वक्त आ रहा है, मायूसी की ज़रूरत नहीं। ये शाहीन सबाई साहब कहते हैं कि अच्छा वक्त आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में सोहेल वड़ाइच साहब जो मारूफ तज्ज़ियाकार हैं और उनका हमेशा बैलेंस तज्ज़िया होता है, ताज़ा तरीन उन्होंने जो तज्ज़िया किया है उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका से फॉर एग्ज़ाम्पल कॉल आए तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी। नंबर 1 कि वो रिहा कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो उसके मनफी असरात होंगे, लेकिन वो पॉपुलर हो जाएंगे। अब ये सोहेल वड़ाइच साहब पता नहीं क्या सोच के कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी पॉपुलर हो जाएगी अगर उन्होंने अमेरिका की बात ना मानी। मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल नहीं है। जितना अनपॉपुलैरिटी के जिस हदों को छू चुकी है हमारी मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, यकीन माने पॉपुलर नहीं होंगे। और स्पेशली अगर उन्होंने इमरान खान को अमेरिका के कहने पर रिहा ना किया तो ये पॉपुलैरिटी गेन नहीं करेंगे। वो लोग जो पहले पाकिस्तान में कहते थे कि अमेरिका लानत बर अमेरिका, जो ईरान वालों का नारा था, और वो बात जहाँ पाकिस्तान में भी लोगों ने बहुत उसे अपनाया कि अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करना बड़ी पॉपुलैरिटी की बात होती है और ख़ुददारी की बात होती है, या अमेरिका से हकीकी आज़ादी हमने हासिल करनी है। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर आप इमरान खान को अंदर रखें और अमेरिका को नो कहें और एब्सोल्युटली नॉट करने की जुर्रत का मुज़ाहरा करें,
तो आपको सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में या SPDM-2 की गवर्नमेंट में या उनके हमदर्दों में तो आपको पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। और आप पहले भी उनके लिए तो आप खुदा नुमा हैं, आप खुदा नहीं हैं तो कम से कम आप उनके एक ज़मीनी खुदा उनके लिए हैं, तो उनमें तो आप पहले ही पॉपुलर हैं। अब अगर अपने पॉपुलैरिटी वापस गेन करनी है तो उसकी एक ही सूरत है कि जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी, पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है, तो आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, चाहे अमेरिका आपको कहे या ना कहे। अगर आप अमेरिका के कहने से पहले कर दें, अपने तौर पर कर दें और अदालतों के ज़रिए ही होने दें, तो यकीन माने आप कुछ ना कुछ वापस फेवर लोगों की जीत लेंगे, लोगों के दिल। लेकिन अगर आप कहेंगे जी आप एब्सोल्युटली नॉट कह के जीत लेंगे, तो मेरे ख्याल में यहाँ सोहेल बड़ाई साहब गलत है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की लॉजिक सुने। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े उल्टी सीधी बातें करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे गैर कानूनी काम किए हुए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए यहाँ की ये बंदा बात कर कौन रहा है। राना सनाउल्लाह साहब गैर कानूनी कामों की बात कर रहे हैं जिनकी अपनी ज़िंदगी भरी पड़ी है ऐसे ही मुबैना तौर पर गैर कानूनी कामों पे। हत्ता कि उनके ज़ाती मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के लीडरान मियाँ शेर अली, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहनोई भी हैं, और उनके साहबजादे आबिद शेर अली, वो कई दफ़ा बबांगे दोहल ये कह चुके हैं कि राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद में मुख्तलिफ मामलात में उन 17 लोगों के कत्ल में मुलव्वस हैं। अब अगर राना सनाउल्लाह साहब आप पर कत्ल और इस तरह के बाकी मुकदमात और मामलात और इल्ज़ामात और गैर कानूनी कामों की आपके नाम में कुरान अगर आपकी तरफ आता है, तो फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गैर कानूनी कामों में मुलव्वस है या गैर कानूनी काम उसने किए हुए हैं। कोई और बंदा आपकी पार्टी का कहता तो लोग इस बात पे तवज्जो भी देते थे, लेकिन राना साहब आप गैर कानूनी को गैर कानूनी ना कहें तो बेहतर है, क्योंकि आपके गैर कानूनी कहने के बाद लोग सोचना शुरू हो जाएंगे कि यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कानूनी काम किए होंगे जिन्हें राना सनाउल्लाह गैर कानूनी कह रहे हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब भी इंतहाई बुखलाहट का शिकार हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इस हुकूमत को डिफेंड करें। वज़ीर दिफा कह के उन्हें जब मुखातिब किया जाता है तो वो अपने आप को फ़ौरन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के आगे खड़ा पाते हैं और समझते हैं कि मैंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को डिफेंड करना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। उन्होंने क्या बुखलाहट में बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वहाँ अमेरिका में भी कठपुतली हुकूमत है, वहाँ भी एस्टैब्लिशमेंट हमारे से भी ज़्यादा मजबूत है। उनका कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में जितनी हुकूमतें बनती हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्ज़ी से बनती हैं और वो कठपुतली हुकूमतें होती हैं। और भी कहने का मतलब ये है कि हम भी कठपुतली हुकूमत हैं और हम पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की यहाँ अमली तौर पर हुकूमत है, हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं। ख्वाजा साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। यही बात तो पूरी पाकिस्तानी कौम आपसे कह रही है, जो आपको पहले आप समझ नहीं आ रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का अचानक आपके दिमाग पे इतना असर हुआ है कि आपके अल्फाज और आपकी ज़बान और आपका दिल और दिमाग सारे अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि आप अपने ही गोल पोस्ट पे गोल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने मजीद क्या कहा, उन्होंने कहा है जी कि अमेरिका से जब जब कॉल आई है, ज़िया-उल हक के लिए कॉल आई थी तो वो रशिया की लड़ाई में, अमेरिका और रशिया की लड़ाई में कूद पड़े थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे, उन्हें जब कॉल आई अमेरिका से तो उन्होंने फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ ली। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में भी एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है, हम कठपुतली हैं। आप कहना ये चाहते हैं कि जनरल ज़िया-उल हक, जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल आसिम मुनीर एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उन्होंने हमेशा बात मान ली है, अब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये नहीं मानेंगे आसिम मुनीर साहब। अगर आपको मज़ीद तसल्ली चाहिए तो अमेरिका के इलेक्शन का रिजल्ट आने के 24 घंटे के अंदर अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब भागे भागे सऊदी अरब के पास क्यों पहुँचे, और सऊदी अरब के सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन सुलेमान के पास बैठ के वो क्या राज़ो न्याज की बातें हो रही हैं। नाज़रीन, ये व्लॉग लंबा हो रहा है, इसको यहाँ ही ख़त्म करते हैं। और लाइट भी कुछ कम हो रही है, शायद इस वजह से भी आपको, मैं नहीं चाहता कि मज़ीद आपकी आंखों का इम्तिहान लिया जाए। इस बात को यहाँ ही ख़त्म करते हैं। इस व्लॉग के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या सोच रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का क्या सिलसिला चल रहा है, महमूद अचकज़ई को कौन रॉन्ग नंबर कहने पर मजबूर हुआ बैठा है, और CM-KPK का क्या मसला है, और इस्लामाबाद के IG को CM-KPK अली अमीन गंडापुर के अलावा इस्लामाबाद में क्या मुश्किल दरपेश है और उन्हें कहाँ खरी खरी सुनने पड़ रही हैं, और वो भी पार्लिमान से। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।